नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जस्ट यूपीएससी में। हम लोग इन्वायरमेंट की सीरीज कंप्लीट कर रहे हैं। हमने इसके पहले कपास और उसकी कुछ विभिन्न प्रकार की फसलों के विषय में जाना था। हम आज देख रहे हैं, जैसे कि इसके पहले भी देख रहे थे, कृषि के विषय में ही। तो कृषि में ही हमने कपास वगैरह दुनिया भर की चीज़ें देखी। अब आगे उसके हम लोग देखेंगे पौधों में ही आगे है। इसके पहले जैसे ये था कि कृषि वर्षा आधारित कृषि क्या होती है, उसमें आगे क्या है, पौधे। तो पौधों में हम देखेंगे पौधे जड़ द्वारा भूमि से पानी एवं पोषक तत्व वायु से कार्बन पोषक तत्वों के कार्य कार्बन डाइऑक्साइड तथा सूर्य से प्रकाश से ऊर्जा लेकर विभिन्न भागों का निर्माण करते हैं। समझ में नहीं आया होगा, मैं समझ सकता हूँ। समझ में इसलिए नहीं आया होगा कि थोड़ा सा बहुत कॉम्प्लिकेटेड लिख दिया गया है। मैं हिंदी में समझा देता हूँ फिर से, कि जैसे जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, तो हमारा काम क्या है कि हम सुबह उठते हैं, मंजन ब्रश करते हैं, उसके बाद नाश्ता करते हैं, चाय पीते हैं, और चाय के साथ नमकीन चाहिए, बिस्किट चाहिए, या कुछ भी किसी भी प्रकार की कोई भी चीज़ चाहिए। एक तो ये हो गया। उसके बाद 2 या ढाई घंटे बाद हमको, अगर हैवी हमने नाश्ता नहीं किया है तो हमें लंच करना होता है, या फिर आप कह सकते हैं 3 घंटे के अंतराल पे। उसके बाद हमें 3 घंटे के बाद सारा दिन चलेंगे, शाम को फिर नाश्ता चाय पानी हुआ, दुनिया भर का हुआ, 2 ढाई 3 घंटे बाद हमें फिर खाना चाहिए। तो ये प्रक्रिया चलती है, डे बाय डे हमको ऊर्जा मिलती रहती है। तो यही प्रक्रिया चलती है पौधों के साथ में। हम बनाते हैं, खाते हैं और उसको ग्रहण करते हैं, उसके बाद जो है ऊर्जा लेते हैं उनसे। इसी प्रकार से पौधे होते हैं। पौधे जड़ जो होती है, जो पौधे के रूट्स हैं, जड़ जिनको बोलते हैं आप, ये कोई पेड़ है, ठीक है, ये इनकी जड़ें हैं, ठीक है, ये फैली होती हैं, ये लंबी लंबी होती हैं, ठीक ठीक। तो बेसिकली यहाँ का जो कार्यक्रम है, उसका काम है पोषक तत्व के ऊपर जो है वो पहुंचाना। मतलब कहने का जड़ों का काम है कि जब जड़ें पोषक तत्व बनाएंगी तो वो ऊपर पहुंचेगा, तो पेड़ बड़े होंगे। वही चीज कह रहा है कि पौधे जड़ द्वारा भूमि से पानी, पहली बात तो भूमि से पानी, इतना ध्यान रखिए। उसके बाद कह रहा है पोषक तत्व। जड़ ही क्या करते हैं, भूमि से पानी लेते हैं, पोषक तत्व लेते हैं। जाइलम एक वर्ड है, उसके विषय में बताया था। फ्लोएम वर्ड है, मैंने बताया था। जाइलम फ्लोएम का काम ही यही है, इंटर एक्सचेंज करना, ठीक है। वायु से क्या बनता है, कार्बन पोषक तत्वों के कार्य डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए था, डाइऑक्साइड लिख दिया है, ठीक है, डाइऑक्साइड। तथा सूर्य से प्रकाश ऊर्जा लेकर अपने विभिन्न भागों का निर्माण करते हैं। उसके बाद कह रहे हैं पोषक तत्व को पौधों की आवश्यकता अनुसार निम्न प्रकार वर्गीकृत किया गया है। जैसे मुख्य पोषक तत्व क्या क्या हो सकते हैं, नाइट्रोजन है आपका, फास्फोरस है, पोटाश है, ठीक। उसके बाद कह रहे हैं गौण पोषक तत्व कौन कौन से हैं, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, गंधक है आपका। उसके बाद कह रहे हैं सूक्ष्म पोषक तत्व क्या है, लोहा, जिंक, कॉपर, मैग्नीज। उसके बाद मोलिबेडिनम, बोरान और क्लोरीन है। मोलिबेडिनम, मैं बेसिकली को जब थोड़ा लंबा वर्ड होता है तो तोड़ के पढ़ने में ज्यादा मुझे यकीन है कि गलत ना हो किसी भी एंगल पर, ठीक है। तो इसीलिए मैं इसको इस लेवल पे पढ़ता हूं, ताकि आपको ये ना लगे किसी एंगल से कि हाँ कुछ गलत इंफॉर्मेशन चली गई। देखिए गलत सही कुछ ऐसा नहीं होता। मतलब मेरा मानना यह है कि जब पढ़ रहे हो तो शुद्धता से जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए पढ़ो। वरना आप कमेंट्री देखते होंगे, आप बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल देखते होंगे, बहुत सारी चीज़ें देखते होंगे, सदी हुई भाषा में बात सभी करते हैं, लेकिन मिस्टेक सबसे होती है भैया, ह्यूमन है, ऐसा नहीं है। कमेंट्री देख रहे होते हैं तो कभी गेंद की जगह कुछ और बोल देते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि थर्ड अंपायर तक के डिसीजन जो है वो गलत दे देते हैं। तो भैया गलतियां सबसे होती हैं। तो सिर्फ प्रयास यही रहता है, सिर्फ और सिर्फ इतना कि आपको शुद्ध इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाए। और देखिए बहुत सारे चैनलों पे देखा है मैंने, बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, पढ़ाने के साथ इंटरटेनमेंट भी करते हैं, बिल्कुल करते हैं, और अच्छी चीज़ है पढ़ने के, इससे मन भी लगा रहता है। लेकिन करें क्या, एक बात बताओ, क्या करें? अगर इंटरटेनमेंट करने जाओ तो आप कोर्स छूट जाएगा। वो उस लेवल पे चीज़ें आनी भी तो चाहिए। बहुत इंटरटेनमेंट करने के चक्कर में कोर्स भी तो पीछे छूट जाएगा। बस हमारे पास 500 दिन तो है नहीं कि भैया हम 10 साल तैयारी ही करेंगे बैठ के।
तो सीरियस होके इसीलिए मेरा प्रयास रहता है कि सीरियस होकर आपको जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो पाए, जितना तोड़ के हो पाए इन्फॉर्मेशन, वो प्रदान की जाए। ठीक, आगे कह रहे हैं कि पौधों में आवश्यक पोषक तत्व की बात करें तो पौधों के सामान्य विकास, सामान्य मतलब साधारण विकास की बात कर रहे हैं, एवं वृद्धि है तो कुल 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। अब आप सोचिए हमारे शरीर, एक पौधे को वृद्धि के विकास में कितने प्रकार की आवश्यकता है, तो हमारे मानव शरीर को कितनी आवश्यकता होगी और कितने प्रकार में। वही कह रहे हैं कि इनमें से किसी एक पोषक तत्व की कमी होने पर पैदावार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। सेम जैसे मानव के शरीर में किसी प्रकार के प्रोटीन की कमी होने पर कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार का रोग हो जाता है, वही चीज पौधों में भी है। भरपूर फसल नहीं मिलती। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को पौधे एवं हवा जल से प्राप्त करते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम को, ध्यान सुनिएगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम को पौधे मिट्टी से, कहां से, मिट्टी से प्राप्त करते हैं और इनकी पौधों को काफी मात्रा में आवश्यकता होती है। ध्यान सुनिएगा, इनकी जो मात्रा होती है, किनकी मात्रा हम बात कर रहे हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम की, इनकी पौधों को काफी मात्रा में जरूरत होती है। इन्हें प्रमुख पोषक तत्व कहा जाता है, जो कि ऊपर हमने पढ़ा है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, गंधक को पौधे बहुत कम मात्रा में ग्रहण करते हैं। इन्हें गौण या द्वितीयक पौधक कहा जाता है। लोहा, जस्ता, मैग्नीज, तांबा, बोरोन और मोलिब्डेनम और क्लोरीन तत्वों की पौधों को काफी मात्रा में आवश्यकता पड़ती है और इन्हें सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है। ठीक, आगे क्या कह रहे हैं कि कुछ पोषक तत्वों के कार्य प्रणाली पर हम नजर डालेंगे। नाइट्रोजन का कार्य क्या होता है, सभी जीवित ऊतकों जितने, ध्यान सुनिएगा, ऊतक कब बनते हैं, जब विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं बनती हैं। जब भिन्न भिन्न प्रकार की जब कोशिकाएं हों, विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं हैं, इन्हीं को मिला करके एक ऊतक बनता है। क्या बनता है, ऊतक बनता है। बायोलॉजी में आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए। तो सभी जीवित ऊतकों यानी जड़, तना, पत्ती की वृद्धि और विकास में सहायक है। क्लोरोफिल, प्रोटोप्लाज्मा, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्लों एक महत्वपूर्ण अवयव है इसके लिए। पत्ती वाली सब्जियां जो चारे की गुणवत्ता में सुधार करता है। फास्फोरस की जरूरत क्यों पड़ती है, पौधों के वर्धनशील अग्रभाग, आगे की भाग की बात कर रहा है, बीज और फलों के विकास हेतु तो आवश्यक है। पुष्प विकास में सहायक है। पुष्प के विकास में जब जो फूल खिलते हैं उसकी सहायता के लिए फास्फोरस की आवश्यकता है। कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक है ये। कोशिका, मैंने जैसे बताया, ये कोशिका विभिन्न प्रकार, कोशिका सबसे इनिशियल पॉइंट होता है किसी भी जड़ का, उसके बाद फिर उसमें ऊतक बनते हैं। तो ये कह रहा है कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक है, जड़ों के विकास में सहायक होता है। न्यूक्लिक अम्लों और प्रोटीन और फास्फोलिपिड और सहविकारों में भी ये सहायक है। अमीनो अम्लों का ये अवयव होता है। किसकी बात कर रहे हैं, ये बात हो रही है फास्फोरस की। पोटेशियम की हम बात करें, पोटेशियम में एंजाइमों की क्रियाशीलता को बढ़ा देता है। ठंडे और बादल युक्त मौसम में, ठंडे और बादल युक्त जो मौसम होते हैं, जैसे जनवरी फरवरी में होते हैं, पौधों द्वारा प्रकाश के उपयोग में वृद्धि करता है, जिससे पौधे में ठंडक और अन्य प्रतिकूल परिस्थिति को सहन करने की क्षमता बढ़ जाती है। कार्बोहाइड्रेट के विषय में जानते होंगे कि स्थानांतरण, प्रोटीन और संश्लेषण और इनकी स्थिरता बनाए रखने में भी मदद करता है। हम इसी प्रकार से मैग्नीशियम के विषय में बात करें तो यह क्लोरोफिल होता है और एंजाइम का एक सक्रियक भी होता है। पोटेशियम की बात करें तो एंजाइमों की क्रियाशीलता बढ़ा देता है। ये ठंडे और बादल युक्त, जैसे कि पहले पढ़ा हमने मैग्नीशियम, हमने इसके पहले पढ़ा था पोटेशियम विषय में, पोटेशियम सेम चीज यहाँ पर रिपीट हुई है तो हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक, एंजाइमों की क्रियाशीलता बढ़ा देता है। आगे देख लेते हैं, कैल्शियम की बात कर रहे हैं। कैल्शियम हमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, क्योंकि कभी कभी होता है, रिपीट हो जाती हैं चीजें। तो कैल्शियम की बात कर लेते हैं। कोशिका भित्ति का एक प्रमुख अवयव है ये, जो कि सामान्य कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक होता है। कोशिका झिल्ली की स्थिरता, ध्यान सुनिएगा, कोशिका झिल्ली की स्थिरता बनाए रखने में सहायक होता है। उसके बाद एंजाइमों की क्रियाशीलता में वृद्धि करता है। पौधों में जैविक अम्लों को उदासीन बना करके उनके विषाक्त प्रभाव को समाप्त करता है। आगे कह रहे हैं कार्बोहाइड्रेट के स्थानांतरण में मदद करता है। ये कार्बोहाइड्रेट के स्थानांतरण में मदद करता है जो कि पौधों की आवश्यकता होती है। मैग्नीशियम की बात करें
तो क्लोरोफिल का प्रमुख तत्व है जिनके बिना प्रकाश संश्लेषण भोजन निर्माण संभव नहीं होता। मैग्नीशियम के बिना पौधे अपना भोजन या प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते, भोजन नहीं बना सकते। इसी प्रकार से कार्बोहाइड्रेट उपपचय या न्यूक्लिक अम्लों के संश्लेषण आदि में भाग लेने वाले अनेक एंजाइमों की क्रियाशीलता में वृद्धि करता है। फास्फोरस के अवशोषण और स्थानांतरण में वृद्धि करता है। गंधक की बात करते हैं तो प्रोटीन संरचना को स्थिर बनाए रखने में सहायता करता है तथा तेल संश्लेषण क्लोरोफिल निर्माण में मदद करता है। विटामिन के उपपचय क्रिया में योगदान करता है। थोड़ा सा जुकाम हुआ है, इसकी वजह से अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो क्षमा चाहते हैं उसके लिए। बाकी जस्ता की बात करते हैं, पौधों द्वारा फास्फोरस और नाइट्रोजन के उपयोग में सहायक होता है। न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है। हार्मोन के जैविक संश्लेषण में योगदान करता है। अनेक प्रकार के एंजाइमों का आवश्यक अंग जस्ता है। तांबा की बात करते हैं तो पौधों में विटामिन जो होते हैं वो एक निर्माण में वृद्धि करता है। अनेक एंजाइमों का घटक होता है ये। लोहा की बात कर लेते हैं। ये सारी बातें हम पौधों के विषय में कर रहे हैं। सारी बातें किसके विषय में हो रही हैं? पौधों के विषय में हो रही हैं। पौधे अपना पोषक तत्व कैसे ग्रहण करते हैं, किस प्रकार से वो हमारी तरह भोजन ग्रहण करते हैं, ये देख रहे हैं हम लोग। हम डायरेक्ट अपने हाथों से बनाकर खाना खाते हैं, वो लोग किसके द्वारा करते हैं, इस पे डिस्कस हो रहा है यहाँ पर। लोहा की आवश्यकता पोषक तत्व जो पेड़ पौधे होते हैं उनको क्यों होती है, यहाँ पर कहा गया है कि पौधों में क्लोरोफिल के संश्लेषण और रख रखाव के लिए आवश्यक होता है। ये न्यूक्लिक अम्ल के उपचय में एक आवश्यक भूमिका निभाता है। ये अनेक एंजाइमों का आवश्यक अवयव होता है लोहा। मैग्नीज की बात करें, मैग्नीज में प्रकाश और अंधेरे की अवस्था में पादप कोशिकाओं में होने वाली क्रियाओं को नियंत्रित करता है। अगर अंधेरा है, प्रकाश नहीं है, सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पा रही हैं, तो उस अंधेरे में जो क्रियाएं होती हैं उनका कंट्रोलर मैग्नीज होता है। ठीक है। नाइट्रोजन के उपचय और क्लोरोफिल के संश्लेषण में भाग लेने वाले एंजाइमों की क्रियाशीलता को बढ़ा देता है। पौधों में होने वाली अनेक महत्वपूर्ण एंजाइम युक्त और कोशिकीय प्रतिक्रियाओं के संचालन में सहायक होता है। कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कार्बन और ऑक्सीजन जल का निर्माण करते हैं। फिर से सुन लीजिए, कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप जब कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीकरण में बदल जाता है तो कार्बन ऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। और आगे कह रहे हैं कि बोरान की बात करें तो प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक है। ये कोशिका विभाजन को प्रभावित करता है। ये कैल्शियम के अवशोषण और पौधों द्वारा उनके उपयोग को प्रभावित करता है। ये कोशिका झिल्ली की पारगम्यता बढ़ाता है। फलस्वरूप कार्बोहाइड्रेट के स्थानांतरण में भी मदद मिलती है इससे। बोरान की बात कर रहे हैं, आगे एंजाइमों के क्रियाशीलता में परिवर्तन लाता है। उसके बाद कह रहे हैं मोलिबेडेनम की बात कर रहे हैं तो कई एंजाइमों का अवयव होता है। नाइट्रोजन उपयोग और नाइट्रोजन यौगिकीकरण में मदद करता है। नाइट्रोजन यौगिकीकरण में राइबोजियम जीवाणु के लिए आवश्यक तत्व होता है। क्लोरीन की बात करें अगर तो क्लोरीन पादप हार्मोन का अवयव होता है। बीजों में या इंडोल एसिटिक एसिड का स्थान ग्रहण कर लेता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इंडोल एसिटिक एसिड। ये बेसिकली यूपीपीसीएस में पूछा भी गया है इसके ऊपर क्वेश्चन। ठीक है। आगे एंजाइमों की क्रियाशीलता में वृद्धि करता है। कवकों और जीवाणु पाए जाने वाले अनेक यौगिक अवयव है। ध्यान सुनिएगा, कह रहा है कवकों और जीवाणुओं में पाए जाने वाले अनेक यौगिक का ये अवयव भी होता है। आगे क्या कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं नाइट्रोजन। ध्यान सुनिएगा, आगे पोषक तत्वों की कमी के लक्षण। पोषक तत्वों के कमी, अभी तक वृद्धि की बात कर रहे थे हम लोग, अभी तक वृद्धि की बात कर रहे थे। देख लिए पोषक तत्वों के कार्य और कमी के लक्षण क्या होते हैं। नाइट्रोजन की बात करें पहले तो पौधों की पैदावार रुक जाती है और तना छोटा और पतला हो जाता है। पत्तियां नोक की तरफ से पतली पीली पड़ जाती हैं। यह प्रभाव पुरानी पत्तियों पर पड़ता है, नई पत्तियां बाद में पीली होती हैं। पौधों में ट्रिलिंग कम होती है। फूल कम और बिल्कुल नहीं लगते। फूल और फल गिरना प्रारंभ कर देते हैं। आपने कभी आम देखा है, आम के पौधे को देखा है? आम के पौधे जब स्टार्टिंग में लगते हैं ना तो छोटे छोटे फूल टाइप से लगे होते हैं। कहते हैं ना कि वो गांव की भाषा में कुछ पता नहीं क्या बोलते हैं कि मुझे याद नहीं है कि क्या बोलते हैं उसको, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि शायद टिकोरा या ऐसे कुछ पता नहीं क्या बोलते हैं, जो आ जाता है टिकोरा लग गया है, उसे कुछ ऐसे कुछ बोलते हैं। गांव मतलब याद नहीं है, ऐसा नहीं, मैं गांव से भी बिलोंग करता हूँ।
और चीज़ें हैं, लेकिन एग्जैक्टली पता नहीं है क्या बोलते हैं उसको। तो वो कभी कभी स्टार्टिंग में ही मुरझा जाते हैं, थोड़ा थोड़ा वो मतलब कि आम के पेड़ में कभी आपने देखा हो तो ऐसे ऐसे फूल बने होंगे और इधर से लटका होगा आम, ठीक है, ऐसे 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 लटका हो हर जगह पे बना बना के, ठीक है, और कुछ समय बाद मुरझा जाते हैं। तो वो नाइट्रोजन की कमी से होते हैं, अगर कभी भी आप देखो तो समझ लेना है बात। बाकी तने में दाने कम बनते हैं, वही बात जो हम बता रहे हैं। फास्फोरस की कमी से क्या हो सकता है, पौधों की वृद्धि कम हो जाती है, जड़ों का विकास रुक जाता है, पत्तियों का रंग गहरा हरा किनारे कहरदार हो जाता है, पुरानी पत्तियां सिरों की तरफ से सूखना शुरू करती हैं, उनका रंग तांबे जैसा बैगनी हरा हो जाता है। आगे कह रहे हैं फल कम लगते हैं, दानों की संख्या भी घट जाती है। तो फास्फोरस नाइट्रोजन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और तना गहरा और पीला पड़ जाता है। आगे पोटाश की बात कर रहा है, तो पौधों में ऊपर की कलियों की वृद्धि रुक जाती है, पत्ती छोटी पतली और सिरों की तरफ सूख कर भारी पड़ जाती है और मुड़ जाती है, पुरानी पत्तियां किनारों और सिरों पर झुलसी हुई दिखाई पड़ती हैं और किनारे पर सूखना प्रारंभ कर देती हैं। कीले बहुत अधिक निकलते हैं, तने कमजोर हो जाते हैं, फल तथा बीज पूर्ण रूप से विकसित नहीं होते तथा इनका आकार छोटा सिकुड़ा हुआ और रंग हल्का हो जाता है। आगे पौधे पर रोग लगने की संभावना अधिक हो जाती है। कैल्शियम की अगर बात करें तो नए पौधों की नई पत्तियां सबसे पहले प्रभावित होती हैं। ये प्रायः कुरूप, छोटी और असामान्य गहरे रंग की हो जाती हैं। पत्तियों का अग्रभाग हुक के आकार का हो जाता है, जिसे देखकर इस तत्व की कमी बड़ी आसानी से पहचानी जा सकती है। जड़ों का विकास बुरी तरह प्रभावित होता है और जड़ें सड़ने लगती हैं। अधिक कमी की दशा में अगर हम कैल्शियम की बात करें तो अधिक कमी की दशा में पौधों की शीर्ष कलियां जो ऊपर बनी होती हैं, जो ऊपर बनी होती हैं कलियां, ठीक है, इनकी बात कर रहे हैं, यहाँ की बात हो रही है, यहाँ पे, ठीक। अधिक कमी की दशा में पौधों के शीर्ष कलियां वर्धनशील अग्रभाग सूख जाती हैं, कलियां और पुष्प अपरिपक्व अवस्था में गिर जाती हैं, तने की संरचना कमजोर हो जाती है। ये सब कैल्शियम की कमी से होती है। मैग्नीशियम की बात कर लेते हैं। पुरानी पत्तियां किनारों से और शिराओं एवं मध्य भाग से पीली पड़ने लगती हैं और अधिक कमी की स्थिति में प्रभावित होकर सूख जाती हैं और बाद में वो गिर जाती हैं। इसी प्रकार पत्तियां आमतौर पर आकार में छोटी और अंतिम अवस्था में कड़ी हो जाती हैं और किनारे पर अंदर की ओर मुड़ जाती हैं। कुछ सब्जी वाले फलों में नसों के बीच पीले धब्बे बनाए जाते हैं और अंत में संतरे के रंग के लाल और गुलाबी के चमकीले धब्बे बनाए जाते हैं। आगे कह रहे हैं टहनियां कमजोर होकर फफूंदी जनित रोग के प्रति संवेदनशील हो जाती हैं और रोग उनको हो भी जाता है। साधारणतः पर अपरिपक्व पत्तियां गिर जाती हैं। गंधक की बात करें तो तने की वृद्धि रुक जाती है, पीले और नई पत्तियां एक साथ पीले हरे रंग की हो जाती हैं। तना सख्त लकड़ी जैसा और पतला हो जाता है। जस्ता की बात करें तो जस्ते की कमी के लक्षण मुख्यतः पौधों के ऊपरी भाग से दूसरी तीसरी पूर्ण परिपक्व पत्तियों से प्रारंभ होते हैं। मक्का में प्रारंभ में हल्के पीले रंग की धारियां बनाई जाती हैं, बाद में चौड़े सफेद पीले रंग का धब्बा बन जाता है। ध्यान सुनिएगा, जस्ता की बात कर रहे हैं, जब पौधों में इनकी कमी होती है तब होता है ये, ठीक है। सिराओं का रंग लाल और गुलाबी हो जाता है। ये लक्षण पत्तियों के मध्य सिरा और किनारों के बीच दृष्टिगोचर होता है, कि जो मुख्यतः पत्ती के आधे भाग में ही सीमित रहते हैं। आगे कह रहे हैं कि धान की रोपाई के 15 से 20 दिन बाद पुरानी पत्तियों पर छोटे छोटे हल्के पीले रंग के धब्बे दिखाई देते हैं, जो कि बाद में आकार में बड़े होकर आपस में मिल जाते हैं और फसल का नुकसान हो जाता है। पत्तियां लोहे पर जंग की तरह, पत्तियां जो होती हैं वो लोहे पर जैसे जंग लगता है उसी तरह गहरे भूरे रंग की हो जाती हैं और 1 महीने के अंदर सूख जाती हैं और गिर करके खत्म हो जाती हैं। इसी प्रकार उपरोक्त सभी फसलों में वृद्धि रुक जाती है और मक्का में रेशा और फूल देर से निकलते हैं और अन्य फसलों में भी बालें देरी से निकलती है या बाली देरी से निकलती है। तांबा की बात करें तो गेहूं की ऊपरी सबसे नई पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और पत्तियों का अग्रभाग मुड़ जाता है। आगे कह रहा है कि नई पत्तियां पीली हो जाती हैं, पत्तियों के किनारे कट फट जाती हैं और तने की गांठों के बीच एक भाग छोटा हो जाता है। नींबू के नए वर्धनशील अंग मर जाते हैं, जिन्हें एक्जिनथीमा क्या कहते हैं, एक्जिनथीमा कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, वो पूछ सकता है कभी न कभी एग्जाम में, कहीं आपको एलिमिनेट करने के लिए फायदा भी कर सकता है।
छाल और लकड़ी के मध्य गोंद की थैली बन जाती है। फलों से भूरे रंग का स्रव और रस निकलता है। इसी प्रकार से लोहा की बात करें तो लोहे की कमी से क्या होता है, मध्य सिरा के बीच और उनके पास हरा रंग उड़ने लगता है। नई पत्तियां सबसे पहले प्रभावित होती हैं, जहां की जब पोषक तत्वों की जरूरत होती है तो जैसे नाइट्रोजन में क्या है, नई पत्तियां बाद में प्रभावित होती हैं, पुरानी पत्तियां पहले प्रभावित होती हैं। लोहा में कह रहा है कि नई पत्तियां सबसे पहले प्रभावित होती हैं। पत्तियों के अग्रभाग, आगे का भाग, किनारे और जो किनारा भाग होता है काफी समय तक आना जो उनका अपना रंग होता है हरा रंग बनाए रखते हैं। अधिक कमी की दिशा में पूरी पत्ती शिराएं और शिराओं के बीच का भाग पीला पड़ जाता है और कभी कभी हरा रंग बिल्कुल उड़ जाता है। मैग्नीज की बात करें तो नई पत्तियों के शिराओं के बीच का भाग पीला पड़ जाता है और बाद में प्रभावित पत्तियां मर जाती हैं। नई पत्तियों के आधार के निकट का भाग धूसर रंग का हो जाता है और धीरे धीरे पीला और बाद में पीला नारंगी हो जाता है। आगे कह रहे हैं अनाज वाली फसलों में ग्रे स्प्रे, खेती वाली मटर में मार्स स्पॉट और उसके बाद गन्ने में स्टीक रोग आदि लग जाते हैं। क्लोरीन की बात करें अगर हम तो पत्तियों का अग्रभाग मुरझा जाता है, आगे का भाग, और अंत में लाल होकर के सूख जाता है और बेकार हो जाती हैं वो। उसके बाद मोलिबेडनम की बात करते हैं हम लोग, ठीक। इसकी कमी में नीचे की पत्तियों के सिराओं के मध्य भाग में पीले रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। बाद में पत्तियों के किनारे सूखने लगते हैं और पत्तियां अंदर की ओर मुड़ जाती हैं। फूल गोभी की पत्तियां कट फट जाती हैं जिससे केवल मध्य सिरा और पत्र बचते हैं। दल के कुछ छोटे छोटे टुकड़े ही शेष रह जाते हैं। इस प्रकार पत्तियां पूंछ के समान दिखाई देने लगती हैं। पूंछ देखा है ना आपने, उसी प्रकार से, जिसे हम लोग हिप टेल कहते हैं। उसके बाद ये कह रहा है इसी की कमी से दलहनी फसलों में विशेष रूप से देखी जाती है। इसकी मोबिलिडनम की कमी जो है वो दलहन में सबसे ज़्यादा देखी जाती है। आगे क्या कह रहे हैं, पोषक तत्वों की कमी के लक्षण बोरान में, हाँ अभी एक बचा है बोरान, पौधों के वर्धनशील अग्रभाग सूखने लगते हैं, मर जाते हैं। पत्तियों के मोटे गांठन की हो जाती है, मतलब गांठ पड़ जाती है, कभी कभी मुड़ जाती है और कभी सख्त हो जाती है। फूल नहीं बन पाते और जड़ों का विकास रुक जाता है, ठीक है। जड़ वाली फसलों में ब्राउन हार्ट कहते हैं नामक बीमारी हो जाती है, जिसमें जड़ के सबसे मोटे हिस्से में गहरे रंग का धब्बा बन जाता है और कभी कभी मध्य में फट भी जाता है। सेब जैसे फलों में आंतरिक और बाह्य कर्क के लक्षण दिखाई देते हैं। तो याद रखिएगा कि बोरान हो, नाइट्रोजन हो, फास्फोरस हो, क्लोरीन हो, लोहा हो, किसी चीज की बात हो तो एक बात याद रखिएगा कि सीधी बात है कि पौधे की वृद्धि रुक जाएगी। कुछ नहीं समझ में आ रहा तो ये समझ में आना चाहिए, पौधे की वृद्धि रुक जाएगी, उनमें पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी, और क्या कहते हैं उनके फूल मुरझा जाएंगे। ये कुछ कॉमन पॉइंट सब में देखा होगा हमने जो डिस्कस कर रहे हैं। तो ये सारी कॉमन पॉइंट सब में है, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि एक ही जगह पे है, ये कॉमन पॉइंट सब में दिख रहे हैं। तो आपको यही करना है, अगर कुछ समझ में ना आए तो आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। आगे क्या कह रहा है, कृषि में ही आगे है, पोषक तत्व पौधे का पोषण के बारे में जानकारी, ये पूरा एक टॉपिक देखते हैं। इसके बाद तो कोई नया तो स्टार्ट नहीं हो रहा है। हाँ, इसके बाद देखते हैं कृषि में ही अम्लीय और क्षारीय मृदा हम पढ़ चुके हैं बहरहाल, लेकिन फिर भी यहाँ रिवीजन करेंगे। तो पौधे का पोषण के बारे में जो इन्फॉर्मेशन ये दे रहे हैं वो हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, क्योंकि ये वीडियो वैसे भी 23 से 24 मिनट की हो गई है। तो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।